So I welcome you all in this special session of Wow Wellness, जिसका टॉपिक हमने आज लिया है फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। आइए शुरू करते हैं। हम पहले तो वेलनेस की बात करें। वेलनेस को अपने अपने तरीके से सब लोग डिफाइन करते हैं। आप वेलनेस का मतलब भली भांति समझते भी हैं, लेकिन कहीं पे जो डिफरेंस है वो कभी कभी समझ में नहीं आती है। कभी कभी हम अपने सहूलियत के हिसाब से समझ लेते हैं, अपनी कन्वीनियंस जो होती है, और कभी कभी हम एक्चुअली अनभिज्ञ होते हैं कि अच्छा ये भी वेलनेस है क्या। तो हम समझते हैं कि वेलनेस का मतलब, बहुत लोग इसको बीमारी से जोड़ के देखते हैं। बहुत लोग वेलनेस के डिफरेंट डिफरेंट आयाम को समझते नहीं है। वेलनेस के जो रीजन्स हो सकते हैं ड्राइव करने के, उसको नहीं समझते हैं, और वो अपनी तबीयत को वेलनेस समझते हैं या फिर अपने स्वास्थ्य को वेलनेस समझते हैं। कोई लोग फिटनेस को वेलनेस समझ लेते हैं। फिटनेस का मतलब क्या हुआ, मेरी वो सिक्स पैक एप्स और डोले शोले और वैसा वैसा ये सारा कुछ। तो फिटनेस अपनी जगह पे है, लेकिन फिटनेस वेलनेस है क्या? फिटनेस के साथ इलनेस हो सकता है, फिटनेस के साथ सडन डेथ हो सकता है, क्योंकि वो ओनली फिटनेस है। लेकिन वेलनेस वाला चीज होगा तो वो सडन डेथ भी नहीं, फिटनेस भी होगा और वो भी होगा। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली। हॉलिस्टिकली यदि बात किया जाए तो वेलनेस के अलग अलग आयाम होंगे। उसी तरीके से यदि हम इलनेस की बात करें, जिसको कि आप सिकनेस भी कह सकते हैं, तो इलनेस डज नॉट मीन ओनली, मतलब किसी को दर्द है तो उसको हम इलनेस कहें, या फिर किसी को फीवर है, किसी को मतलब सर्दी जुकाम हो गई है, किसी को कोई डिजीज हो गई है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि इलनेस है, सिकनेस है। बट इलनेस और सिकनेस सिर्फ जो है ये बुखार, दर्द, बीमारी या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ये और भी कुछ है। डिस्कंफर्ट भी इलनेस है। आपका डिस ईज जिसको कहते हैं, डिजीज का जो दूसरा पार्ट है, कि यदि हम डिस ईज कहें तो डिस ईज जो है वो भी इलनेस है। और डिस ईज का मतलब हुआ ईज नहीं है, आराम नहीं है, कंफर्ट नहीं है, मतलब डिस्कंफर्ट है। और डिस्कंफर्ट की बात करें, हर के पास डिस्कंफर्ट हो रहा है, होता है, आए दिन होता है, सुबह से शाम तक होता है। क्या क्या हो सकता है? तो स्लीप हो सकता है, आपको बहुत अच्छी नींद नहीं आती हो, नींद आती तो हो लेकिन गहरी नींद नहीं आती हो, डीप स्लीप नहीं होता हो। गहरी नींद होती हो या लंबी नींद होती हो, सब होती हो या नहीं होती हो, सुबह जब आप जगते हो तो फ्रेश नहीं जगते हो। व्हेन यू गेट अप यू आर नॉट गेटिंग अप फ्रेश एंड एनर्जेटिक। आप यू गेट अप टायर्ड, थके हुए जगते हैं, मतलब थोड़ी देर और सोने की इच्छा रखते हैं, उठते हैं तो फ्रेश नहीं लगता है। तो ये वेलनेस नहीं है, ये इलनेस है, ये सिकनेस है। बट इसकी कोई दवा नहीं ले रहा होता, इसको कहीं बीमारी में नहीं गिन रहा होता है। तो जो वेलनेस की बात करें तो एब्सेंस ऑफ इलनेस इज वेलनेस, एब्सेंस ऑफ सिकनेस इज वेलनेस। तो वेलनेस में स्लीप भी कवर होगा, फटीग की बात करें, थकान की बात करें, वो भी कवर होगा। आप कितने देर में थक जाते हैं, हाउ मेनी आवर्स यू आर एबल टू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड, ये भी उसमें आएगा। यदि आप अपने एनर्जी लेवल की बात करें, जोश की, उत्साह की, स्फूर्ति की, अपने स्टेमिना की, और अपने उस एनर्जी लेवल की, कि आप सुबह से जब सो के जगे, जब सुबह ब्रेकफास्ट किया, तो जो आपका एनर्जी लेवल था 7 बजे शाम को वही एनर्जी लेवल था क्या, 9 बजे रात में वही एनर्जी लेवल था क्या, कि दोपहर के बाद बैटरी डिस्चार्ज होने लगी थी, शाम तक बैटरी पूरा ड्रेन हो गया था, बैटरी खत्म हो गई थी। ठीक आपके फोन की तरह, आपके किसी भी गैजेट या डिवाइस की तरह, जहां पे बैटरी आप चार्ज फुल करते हैं तो उस समय परफेक्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे बैटरी खत्म होनी शुरू होती है। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग द बैटरी इज फुल चार्ज, एंड देन वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वो क्या कहेंगे, एनर्जी लेवल कहेंगे। बट एनर्जी लेवल का एक दूसरा आयाम भी है, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है इसका। और वो एस्पेक्ट क्या है, कि आपकी यदि मोबाइल चार्ज ही नहीं होती हो फुल, तो कभी कभी आपका देखिए लैपटॉप या मोबाइल में ऐसा होता है कि वो पूरा चार्ज नहीं होता, उसकी बैटरी में कोई तकलीफ रहती है, तो वो क्या करता है, थोड़ा चार्ज के पहले रुका रहता है और वहां लिख देता है नॉट चार्जिंग। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आप सो के सुबह उठे, बट यू आर नॉट फ्रेश एंड एनर्जेटिक, यू आर नॉट फुल्ली चार्ज, आप जो है आधा चार्ज हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई थी। आपको लगता था कि पूरी हुई है, 7 घंटा सो लिए हैं, लेकिन गहरी नहीं हुई थी, डीप स्लीप नहीं हुआ था।
REM साइकिल पूरा नहीं हुआ था स्लीप का, तो स्लीप हुआ, एनर्जी लेवल हुआ, हंगर लेवल भी हो सकता है कि आपको भूख कितनी लगती है, भूख कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लगती, भूख कहीं बहुत कम तो नहीं लगती। भूख के साथ साथ क्रेविंग की भी बात होती है कि आप कितना क्रेव करते हैं कोई चीज के लिए। बहुत सारा खाने की इच्छा होती है, बहुत सारा जंक खाने की इच्छा होती है, बहुत सारा अभी तुरंत खाने की इच्छा होती है, क्रेविंग जिसको कहते हैं। भूख लगना एक बात है, क्रेविंग एक अलग बात है। स्वेटिंग, किसी को पसीने आते हैं, तो बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने स्नान किया और स्नान करके कपड़े बदलने आए, कपड़े पहनने आए, तब तक पूरे के पूरे फिर से पसीने से नहा लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहते हैं कि एसी को ऑन करके रखते हैं बाथरूम से आते समय, क्योंकि आप आते आते पूरा फिर पसीने में आ जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारा शॉक्स को जो है पसीने की बदबू से परेशान रहते हैं, आपके आर्म पिट में बहुत सारे पसीने आते हैं, या फिर आपके पसीने में बदबू रहती है? तो ये सारा कुछ कोई बीमारी नहीं, ये वेलनेस का एब्सेंस है। इसका मतलब इलनेस है, इसका मतलब ये सिकनेस है। स्वेटिंग के जैसा आपका डाइजेशन भी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो वेलनेस को बहुत बारीकी से डिफाइन करता है। और यदि हम 100 लोगों की बात करें तो शायद 60 लोग 70 लोग इस नेट में फंस सकते हैं आज के अर्बन और भागदौड़ वाली लाइफस्टाइल में, जहां हरी भरी करी पे हम काम कर रहे हैं। शहरी जिंदगी में हम 70% तक लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम में ले सकते हैं, ऐसा बात है। डाइजेशन प्रॉब्लम जब मैं बोलूं तो क्या बोलता हूं? तो डाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि आपको एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, आपको गैस टाइप का बन रहा है, आपको जो है पेट भारी भारी लग रहा है, आप खाने का समय हुआ लेकिन खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और बार बार एसिडिटी के डर से आप खाना नहीं चाह रहे हैं। खाना खाने की भूख लगी है लेकिन आप खा नहीं रहे हैं कि फिर से एसिडिटी हो जाएगी, आप एसिडिटी के नाम से डर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में चुनने लगते हैं कि क्या खाना चाहिए क्योंकि एसिडिटी फिर हो जाएगी, या ब्लोटिंग हो जाएगा। बहुत लोगों को एसिडिटी नहीं हो रही है, ब्लोटिंग हो जा रही है, पेट फूल जा रहा है, या कुछ इस तरीके से ऐसा बर्पिंग, फार्टिंग, ऐसी टाइप की परेशानी हो गई। तो ये जो डाइजेशन है इसका डायरेक्ट इससे कनेक्शन है। डाइजेशन बहुत सारा चीज कंट्रोल कर रहा है, तो डाइजेशन आपका कैसा है? डाइजेशन के साथ साथ आपका जो बाहरी त्वचा है, स्किन है, हेयर है, नेल है, जो आपकी बाहरी आवरण है, वो कैसा फील कर रहा है? डल है, ग्लो कर रहा है, सांवले हैं, गोरे हैं, फर्क नहीं पड़ता, ग्लो कितना कर रहा है, स्किन टाइटनिंग कितनी है, रिंकलिंग कितनी हो रही है, झुर्रियां कितनी पड़ रही हैं? झुर्रियां क्या 60 साल 65 साल वाली झुर्रियां क्या अभी 35 साल 40 साल में ही पड़नी शुरू हो गई है? क्या हो रही है? ये भी आपके वेलनेस से कनेक्टेड है, ये आपके वेलनेस को दर्शाता है। आपके बॉडी का ओडर, महक, ये भी वेलनेस को दर्शाता है। आपके मुंह का दुर्गंध, यदि फाउल ब्रेथ हो रहा है तो ये भी वेलनेस को दर्शाता है। कभी कभी आप सोचेंगे कि नहीं, उसने ब्रश नहीं किया होगा, उसने ठीक से मुंह साफ नहीं किया होगा, थोड़ा उसका फैक्टर आएगा, लेकिन ज्यादा फैक्टर मुख दुर्गंध का इस बात से आएगा कि उसका पेट का क्या कंडीशन है, उसके अमाशय का क्या कंडीशन है, उसकी छोटी आंत बड़ी आंत में कितना चीज चल रहा है, कितना सर रहा है, कितना रह रहा है, इस पे भी मुख दुर्गंध डिपेंड करेगा। आपका यूरिन, यूरिन का कलर, यूरिन का स्मेल, हर कुछ ये बताएगा कि आप कितना वेलनेस में हैं, कितने वेलनेस में नहीं है। आप अपने यूरिन को देख के पता कर सकते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितने स्वस्थ नहीं है। कितनी बार पेशाब होती है, पेशाब का कलर क्या होता है, पेशाब करते समय आपका पेशाब का फ्लो कितना रहता है, पेशाब की जो है गंध कैसी रहती है, ये सारा कुछ कुछ ना कुछ कहता है अपने बारे में। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बताऊंगा जो वेलनेस को दर्शाता है, और वो है आपका वॉशरूम टाइम। हमारे पास एक सप्लीमेंट है जो बहुत अच्छी तरीके से इंस्टाग्राम पे और इंटरनेट पे वॉशरूम टाइम के रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है पाइल्स केयर। अब ये वॉशरूम टाइम जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो आपके वेलनेस को डिफाइन करता है। आपके डाइजेशन सिस्टम से लेके आपके कॉन्स्टिपेशन से लेके सारा कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका वॉशरूम टाइम कितना है। ये आपका जो है वो मीटर है। वॉशरूम टाइम शुड नॉट बी मोर देन 5 मिनट्स। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5वें मिनट में यू शुड बी आउट। बट बहुत लोग शायद 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बुक लेके, फोन लेके, मैगजीन लेके, न्यूज़पेपर लेके वहां पे मौजूद होते हैं।
उनको शायद ये नहीं पता होता है कि वो और ज्यादा इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सिकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो है बहुत सारी बीमारियों को लाते जा रहे हैं। तो वॉशरूम टाइम का रिडक्शन, तो ये जितनी भी चीजों की बात की जाए तो ये जो है वेलनेस का एक तरीके से निर्धारण कर रहे हैं। सो सिकनेस और इलनेस इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ वेलनेस। और इसीलिए मैंने ये दो पक्षियों वाला तस्वीर आपके सामने रखा कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वेलनेस। और ये जो पढ़ा लिखा पक्षी है, जो अच्छा खासा सर पे वो क्वालिफिकेशन वाली टोपी रखा है, वो ये बता रहा है कि इलनेस, सिकनेस, मेलाडी, डिसऑर्डर्स, डिजीज, वीकनेस, ये सारा कुछ, अनहेल्दीनेस, ये सारा कुछ जो है क्या है, तो वेलनेस का अपोजिट है। कुछ भी आप बोलें, ये सारा अपोजिट है वेलनेस का। तो अपोजिट ऑफ वेलनेस इज सिकनेस, अपोजिट ऑफ वेलनेस इज इलनेस, इलनेस एंड वेलनेस। अब सिकनेस और वेलनेस के साथ साथ आप देखेंगे तो दो चीजें की जाती है नॉर्मली। एक चीज की जाती है कि सिक केयर, आप यदि बीमार हैं, इल हैं, सिक हैं, तो सिक का केयर किया जाता है, वर्सेस हेल्थ केयर होता है जिसको हम वेलनेस कहेंगे। तो सिकनेस में क्या होता है, सिक केयर जब की जाती है तो क्या की जाती है, डैमेज कंट्रोल की जाती है। और ये एक रिएक्टिव बिहेवियर है, रिएक्टिव एक्शन है। रिएक्टिव एक्शन का मतलब कि आपका एक ऑर्गन ऐसा कर रहा है तो रिएक्शन में आप उसको मैनेज कर रहे हैं। वो जो सिकनेस है उसको मैनेज किया जा रहा है, और ये किसी भी रीजन से हो सकता है। तो सिकनेस को मैनेज करना रिएक्टिव है। एक्शन हो चुका है, आप रिएक्शन दे रहे हैं उसको शांत करने के लिए। इन्फ्लेमेशन हो गया है, दबाने के लिए। पेन हो गया है, पेन को रिड्यूस करने के लिए पेन किलर दिया जा रहा है। स्वेलिंग हुई है, स्वेलिंग बंद करने के लिए पेन किलर दिया जा रहा है। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कम करने के लिए पेन कोई दवाई दी जा रही है। ब्लड थिनिंग करने के लिए कोई दवाई दी जा रही है, ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए कोई दवाई दी जा रही है। जो भी की जा रही है वो ब्लड प्रेशर को घटाने की दवाई दी जा रही है। ये सब तरीके से, अलग अलग तरीके से रिएक्टिव काम हो रहा है। Whereas ये जो वेलनेस है उसमें क्या होता है, प्रोएक्टिव काम होता है। ट्रू हेल्थ और प्रिवेंशन के लिए हमेशा आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि ऐसा करें तो वो नहीं होगा, स्वस्थ खाएं तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्दी हैबिट्स कैरी करें तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमेशा प्रोएक्टिव है, हम वो एक्शन पहले ले रहे हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना आए। उस केस में एक्शन हम तब ले रहे हैं जब वो प्रॉब्लम आया है और प्रॉब्लम के रिएक्शन में एक्शन दे रहे हैं। तो रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव की बात करें सिकनेस वर्सेस इलनेस में। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड आई वुड से दैट ऑलवेज बेटर देन क्योर। सब लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन की यदि बात की जाए तो आज पूरा का पूरा वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव। इलाज वाली चीज जो हो रही है, कोई बीमारी हुई है उसका इलाज किया जा रहा है, मतलब क्यूरेटिव है, क्योर की बात की जा रही है। और वो बीमारी हो ही ना, वो तकलीफ हो ही ना, तो उसको हम कहेंगे कि प्रिवेंशन। तो क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ बढ़ने की जरूरत है, और पूरा वर्ल्ड क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ बढ़ रहा है। आज के समय में जितनी भी चीजें हो रही हैं, आपके बाजार में जो सामान बिक रही है, उसको भी बहुत हद तक क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव की तरफ ले जाने वाला सामान बताया जा रहा है। जितने भी ऑर्गेनिक स्टोर खुल रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सामान मिल रहे हैं, नेचुरल सामान मिल रहे हैं, आप जितना नेचुरल लेने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ कंसस, हेल्थ प्रो टाइप के लोग जो हर चीजें खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारा प्रिवेंटिव है। आप मॉर्निंग में निकलते हैं, सारे लोग वॉक पे होते हैं, प्रिवेंटिव कर रहे हैं। सारे लोग यदि वॉकिंग, वो लाफ्टर क्लब वाले लोग जो है गार्डन में लाफिंग कर रहे हैं, ये जो है प्रिवेंटिव की बात हो रही है। लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रिवेंशन की बात हो रही है। तो वो पहले से ही प्रिवेंशन कर रहे हैं ताकि क्यूरेटिव की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। सो व्हाट एक्चुअली डिटरमाइंस योर वेलनेस। आपकी वेलनेस को कौन निर्धारित करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके वेलनेस का निर्धारण करती हैं। आपके हाथ में तो है नहीं, कुछ चीजें हैं जो निर्धारण करती हैं। कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 11 टॉप ऐसे फैक्टर्स जो आपके वेलनेस को डिटरमाइन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थिंग्स दैट डिसाइड योर वेलनेस। 11 फैक्टर मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर,
हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट। इस पे थोड़ा और मैं चर्चा करूंगा आगे के स्लाइड में, लेकिन हेल्दी और न्यूट्रिशनल डाइट ये दोनों एक साथ कंडीशन होना जरूरी है। हेल्दी होना चाहिए और न्यूट्रिशनल भी होना चाहिए। न्यूट्रिशन है उसमें और वो हेल्दी नहीं है, और वो हेल्दी है और उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको खाना तो इतना ही है। उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, हेल्थ भी होना चाहिए, जंक नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, नुकसान करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये आपके वेलनेस फैक्टर्स में का पहला फैक्टर है, टॉप फैक्टर है। आप जो कुछ भी खाते हैं उसी से सबसे ज्यादा आपका वेलनेस डिपेंड करता है। और दूसरा है लाइफस्टाइल एंड हैबिट। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कैसा लाइफस्टाइल रखते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितने तनाव में रहते हैं, कितना वर्क में रहते हैं, ये सारा कुछ आपके लाइफस्टाइल और हैबिट को दर्शाता है। कितना दुखी रहते हैं, कितना चिंतित रहते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल में ही आ जाता है, ये सारा कुछ हैबिट में आ जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज अपने आप में एक तीसरा फैक्टर है, इसको हमने थर्ड नंबर पे रखा है। रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वर्ड नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज इज वर्ड, बिकॉज एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी, आप यदि कितना इंपैक्ट रख दें उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ेगा। एक दिन आपने 15,000 कदम कर लिया और फिर एक सप्ताह तक कोई कदम नहीं किया, फिर आप एक बार जोश में आए, फिर आपने 3 दिन तक 15,000 कदम कर दिया, फिर 4-5 दिन तक आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए। तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप सिर्फ 3,000 कदम चलते हैं, सिर्फ 4,000 कदम चलते हैं, 15,000 नहीं चलते हैं, लेकिन हर दिन चलते हैं, लगातार चलते हैं, बिना ब्रेक दिए चलते हैं। टैबुलेटेड ब्रेक हो सकता है आपके हेल्थ में, हेल्थ रिजीम में, जैसे आप 5 डेज अ वीक करें, आप 4 डेज अ वीक करें, आप अल्टरनेट डे को एक्सरसाइज करें, ये सब आपके रिजीम के हिसाब से डिजाइन हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी आपने रूटीन लिया है वो रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो हो रहा है, उसको हमने रेगुलर एक्सरसाइज कहा। तो इसलिए एक्सरसाइज जो फैक्टर है वो अकेला शब्द नहीं आना चाहिए एज अ फैक्टर, ये रेगुलर एक्सरसाइज के तौर पे आना चाहिए। अब चौथे फैक्टर की बात करते हैं। चौथा जो फैक्टर है वो है एनफ एंड क्वालिटी स्लीप। दोनों होना चाहिए, क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए। एनफ एंड क्वालिटी स्लीप। अब एनफ मतलब कितना, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। Some people can sleep 10 hours, 10 hours, 9 hours and still get up tired. कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे सोते हैं and they get up fresh and energetic because उनकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वो डीप स्लीप लेते हैं, उनको सोने की कला मालूम होती है और वो सोने के लिए सारा स्लीप हाइजीन मेंटेन करते हैं और इस पे चीज करते हैं। तो ये एनफ स्लीप क्वालिटी की बात है। अगला जो फैक्टर है वो है फुलफिलिंग कैरियर एंड एनफ मनी। कभी कभी लगता है कि ये वेलनेस का फैक्टर कैसे हो सकता है। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड के बाद, डाइट के बाद का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जो काम करते हैं, आपका जो कैरियर है वो कितना फुलफिलिंग है, आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं और आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं, आप अपने पदवी से, अपने कैरियर से कितना संतुष्ट हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि ये सरकारी नौकरी में पड़ गया हूँ, कुछ पावर नहीं है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये प्राइवेट नौकरी मिल गया, सरकारी मिला होता तो बहुत अच्छा था। फिर कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि ये ऐसा है, मैं तो बस स्लॉग ही कर रहा हूँ, बस ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा खट रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये जो भी कुछ आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को दर्शा रहा है। और ये फुलफिलिंग कैरियर यदि मैं बोलूं तो यही है फुलफिलिंग कैरियर। फुलफिलिंग कैरियर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें हॉबी कर रहे हैं, यदि आप फुलफिलिंग हैं, संतुष्ट हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं, तो ये आपके वेलनेस का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट हो सकता है। इसके साथ साथ ही जुड़ा हुआ है, कुछ भी आप करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए भी करते हैं। तो जीविका कहते हैं ना इसको, कि कुछ भी किया तो पैसे कमाते हैं। तो एनफ मनी है क्या, एनफ, नॉट टू मच नॉट टू लेस, एनफ। एनफ मतलब कितना, ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। आपको कितना लगता है कि एनफ है आपके लिए, उतना एनफ है क्या। और यदि फुलफिलिंग कैरियर है और एनफ मनी है आपके पास, तो ये आपके वेलनेस को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन वेलनेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने
उस पैसे को डिफरेंट तरीके से देखा हुआ है। पैसा वेलनेस डिफाइन नहीं करता, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया एनफ मनी। एनफ मनी का मतलब, क्यों ऐसा एनफ मैंने जोड़ा इसमें, मनी को क्यों फैक्टर लिया, इसलिए कि पैसा बहुत हद तक ये डिफाइन करता है कि आप कितना, पहला वाला पॉइंट करेंगे, पहला वाला पॉइंट क्या था, हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल डाइट। आप कितना न्यूट्रिशनल डाइट ले पाएंगे, कितना हेल्दी ले पाएंगे, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि पैसे कितने हैं, पैसा कितना आप खर्च कर रहे हैं खाने पे। आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कुछ खाना पड़ा, अब आपने कोई वड़ा पाव खा लिया, कोई जंक फूड खा लिया रोड साइड लेके, या फिर आपने हेल्थ फूड को ढूंढा और खाया, डिपेंड करेगा कि आप कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं। नॉर्मली जो खाना पीना है, जो आपका रहन सहन है, ये आपके हेल्थ को बहुत हद तक डिसाइड करता है, और ये डायरेक्टली पैसे पे डिपेंडेंट है, इसलिए पैसे की बात होगी। अगला फैक्टर लेते हैं, और अगला फैक्टर है आपका रिलेशनशिप। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, रिलेशनशिप आपका। और रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, आपका स्पाउस के साथ रिलेशनशिप, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ रिलेशनशिप, कितना रिलेशनशिप, पति हो सकता है, पत्नी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट कितना है, लगाव कितना है, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट कितना है, एक दूसरे के प्रति खुन्नस कितना है। यदि ये बहुत बढ़िया है तो ये आपके वेलनेस को बहुत बढ़िया तरीके से डिटरमाइन करता है, और यदि इसमें कहीं पे गैप है तो ये वेलनेस को बहुत बैड तरीके से इंपैक्ट करता है। कभी कभी आपको लगता है कि रिलेशन भी ठीक है, अच्छा चल रहा है, लेकिन उस रिलेशन में डेप्थ कितना है, बॉन्डिंग कितनी है, स्ट्रेंथ कितना है। और ये रिलेशनशिप सिर्फ वही रिलेशनशिप स्पाउस का नहीं हो सकता, ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है। आप अपने पूरी फैमिली के रिलेशनशिप की बात करें, आपका बॉन्डिंग अपने फैमिली में किस तरीके से है। यदि आपका भाई से नहीं बनता है, यदि आपका किसी पेरेंट से नहीं बनता है, या कोई सिबलिंग से नहीं बनता है, कोई ऐसा है कहीं पे मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का, सॉरी डॉटर इन लॉ का नहीं बनता है, तो आप देखिएगा कि इसका वेलनेस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसका लेना देना है। रिलेशनशिप जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सिर्फ उस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और भी रिलेशनशिप की बातें कर रहा हूं, जिसमें आपके फ्रेंड्स और कलीग्स भी आते हैं। आपके दोस्त कितने हैं, उनसे आपकी कैसी जमती है, कैसी बनती है। ऑफिस में, वर्क प्लेस में, अपने कम्युनिटी में, एनवायरनमेंट में, जहां पे आप दिन भर बिता रहे होते हैं, अपना पूरा टाइम बिता रहे होते हैं, कैसे लोगों से सराउंड होते हैं आप, और उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कलीग्स कैसे हैं। सुट्टा पीने वाले, सुट्टा मारने वाले कलीग्स हैं, 2-2 मिनट पे चाय पीने वाले कलीग्स हैं, कोई गुटखा वुटका मुंह में डालने वाले कलीग्स हैं, दारू पीने वाले कलीग्स हैं। सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप घिरे हुए किन लोगों से हैं, आपके कलीग कौन है, आपके फ्रेंड्स कौन है, वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना नेगेटिव है, कितने हेल्दी हैं, कितने अनहेल्दी हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, तो इसलिए मैंने उसको एक फैक्टर के तौर पे लिया है। अगले फैक्टर की चर्चा करते हैं, और अगला फैक्टर है फन हॉबीज एंड लीजर हॉबीज। हॉबी का डायरेक्ट कनेक्शन वेलनेस के साथ है। आप अपने फन के लिए, अपने लीजर के लिए कौन कौन सी हॉबी करते हैं। कुछ लोग घूमने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, कुछ लोग बाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारा कुछ करते हैं, कुछ लोग लाफ्टर क्लब करते हैं, कुछ लोग कुछ और करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग कुछ भी करते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं, म्यूजिक करते हैं, सिंगिंग करते हैं, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पावरफुल फैक्टर है आपके वेलनेस को डिटरमाइन करने का। यदि आपके पास कोई हॉबी नहीं है, और आप यदि 35 के ऊपर हो चुके हैं, 40 के ऊपर हो चुके हैं, तो एक हॉबी ढूंढ लीजिए। और बहुत सारे हॉबी हैं तो जीरो डाउन कर लीजिए कि कौन सी आपके लिए सबसे बड़ी वाली हॉबी है, और उस हॉबी पे थोड़ा टाइम बिताइए, थोड़ा वक्त बिताइए। ऐसा करने से आप अपने वेलनेस को बेहतर कर पाएंगे। गार्डनिंग शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पेट को ले सकते हैं। लॉकडाउन जब हुआ था तो एक अनुमान के मुताबिक, मैं कोई एक पेट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा हूं, तो मैंने काफी रिसर्च किए हैं, और मैंने एक डेटा निकाला है जिसमें पूरे लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा लोग पेट रखना शुरू कर दिया। आप अपने सोसाइटी में भी, अपने शहर में भी नोटिस करेंगे कि जो लोग नहीं रखते थे उन्होंने भी पेट रखा है, और बहुत सारे लोगों ने गार्डनिंग शुरू कर दिया। तो पेट और गार्डनिंग दो चीज जो है सबसे ज्यादा बड़ी, और ये दोनों चीज का हॉबी से संबंध है। और जो पेट वाली बात है उसका संबंध इसके पहले जो मैंने दो पहले जो पॉइंट बताया था, आपका रिलेशनशिप, उससे भी लेना देना है। आपका रिलेशनशिप यदि
पेट के साथ कैसा है, आप यदि पेट रखने वाले लोगों को आप देखेंगे तो ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा फुलफिलिंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक बॉन्डिंग होती है, वो हमेशा उसके उसके केयर में होते हैं, पेट उसके केयर में होता है। तो केयर केयर की बात होती है, गिव एंड टेक केयर जब होता रहता है, बॉन्डिंग होती रहती है, तो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता रहता है। बहुत सारा ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो ये हैप्पी हार्मोन्स है, और ये हैप्पी हार्मोन्स आपको स्वस्थ रखते हैं, आपके बहुत सारी चीजों को नॉर्मल रखते हैं, ब्लड प्रेशर से लेके आपके थायराइड लेवल से लेके आपके पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। आपके पास यदि हैप्पी हार्मोन्स हो तो आपके स्लीप को भी डिटरमाइन करते हैं, मेलाटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, बढ़िया सोते हैं, भूख अच्छी लगती है, आप बढ़िया खाते हैं, डाइजेशन अच्छे से प्रोसेस होता है क्योंकि आप डी क्लिंजिंग जिसको आप कहते हैं डिटॉक्स, वो प्रोसेस बहुत अच्छे से होता है। डीप स्लीप होगी तो डिटॉक्स भी अच्छे से होगा, ये सारा प्रोसेस होता है। तो इसलिए हॉबी और लीजर हैबिट्स ये बहुत जरूरी है। अगला फैक्टर है पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। बहुत लोग होते हैं जो पॉजिटिव नहीं होते, हमेशा निराशा भरी बातें करते हैं, या ये पॉसिबल नहीं होगा वाली बातें करते हैं। कैसे हो यदि पूछा तो वो अपनी 4 समस्याएं बताते हैं, जो समस्या अपनी जगह पे है, फैक्ट बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में रील कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे एक बात निकलती है कि वो उसी में रील हो रहे होते हैं, तभी जब आप पूछते हैं तो वो वही बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सारा प्रॉब्लम होता है और वो फिर भी कहते हैं कि एकदम मजे में, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ये होगा ही, बिल्कुल होगा, ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसका ये रिजल्ट निकलेगा, ये होगा। तो वो रिजल्ट की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और फिर रिजल्ट भी आता है और चीजें भी होती हैं। लेकिन ये पॉजिटिविटी निगेटिविटी में, ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में आपका वेलनेस छुपा हुआ है, आपका वेलनेस का निर्धारण इसमें हो रहा है। अगले फैक्टर की बात करते हैं, और अगला फैक्टर है रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल। सुनने में ये हास्यास्पद लगेगा कि इसका वेलनेस क्या संबंध है, लेकिन बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। क्या संबंध है ये? कि आप गोल कैसा लेते हैं, रियलिस्टिक गोल लेते हैं कि हवा हवाई गोल लेते हैं, अचीवेबल गोल लेते हैं कि बहुत मुश्किल गोल लेते हैं। और ये गोल कुछ भी हो सकता है, आपका हेल्थ गोल हो सकता है, आपका पर्सनल गोल हो सकता है, फाइनेंस गोल हो सकता है, आपका अर्निंग का गोल हो सकता है, आपके कैरियर का गोल हो सकता है, आपके बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट लिया है उसका गोल हो सकता है, आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ किया उसका गोल हो सकता है, आपने अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं उसका गोल हो सकता है कि इस महीने में, इस वीक में क्या कर सकते हैं। बहुत छोटा गोल लेना सही नहीं है, गोल बड़ा होना चाहिए। लेकिन कितना बड़ा? अचीवेबल, नॉट अचीवेबल, रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक, इस दोनों के बीच में थिन लाइन गैप है, और वो गैप आप सबसे अच्छी तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। और यदि आप एटॉमिक हैबिट्स की बात करें, जेम्स क्लियर की जो बेहतरीन बुक है, उसमें भी उन्होंने इस पे चर्चा की है, और वो वेलनेस से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और उनका ट्रिक ये है, टिप जो आपको दूंगा मैं उनके बुक से, और वो टिप ये है कि आप अपने बड़े गोल को, मैसिव गोल को छोटे छोटे गोल्स में बांट दें, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दें, और हर टुकड़े को करें, अचीव करें, अचीव करके सेलिब्रेट करें, ऑक्सीटोसिन रिलीज करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस महसूस करें, अपने आप को आई कैन डू इट ऐसा पे आए। तो इसका वेलनेस से बहुत ज्यादा संबंध है। इतना बड़ा काम को यदि छोटे 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 10 टुकड़े में बांट दिया जाए और हर टुकड़े को पूरा किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए तो इट मेक सेंस। आप यदि प्रोजेक्ट ऑफिस का कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट दीजिए, एक टुकड़ा कंप्लीट कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा लीजिए, फिर सेलिब्रेट कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर तीसरा टुकड़ा लीजिए, और आपको पता चलेगा कि आपका वेलनेस बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे पता चलेगा? लाइव पता चलेगा। नेक्स्ट डे, थर्ड डे, फोर्थ डे आपकी स्लीप क्वालिटी में दर्शेगा, आपके मूड में दर्शेगा, आपकी इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी, आप खुश ज्यादा रहेंगे, आप ड्राइव करते समय गुनगुनाते रहेंगे, स्टीयरिंग पे तबला बजाते रहेंगे। ये सब फर्क आपको साफ साफ महसूस आएगा। और जब आपने बड़ा बड़ा गोल लिया है, नॉन रियलिस्टिक लिया है, नॉन अचीवेबल लिया है, तो इन सब चीजों का रिवर्स होगा, और आप महसूस करेंगे, और वो फिर रिवर्स को एक विशियस साइकिल है, वो और प्रॉब्लम करेगा, और प्रॉब्लम करेगा, फिर स्लीप बिगड़ेगी, फिर मूड बिगड़ेगा, और ये चीजें होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, और लास्ट फैक्टर है एबिलिटी टू अडेप्ट चेंज। एबिलिटी टू अडेप्ट चेंज। चेंज इज द लाइफ।
हर जगह पे बदलाव होना है, हर जगह पे बदलाव होना है। और यदि आप बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं तो इसका आपके वेलनेस से सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि तब आपको झटका मिलेगा, तब आपको शॉक मिलेगा, तब आपको निराशा मिलेगी कि अरे ऐसा हो गया, बदल गया। तो जब निराशा मिलेगी तो उसका वेलनेस पे सीधा सीधा इंपैक्ट आएगा। और यदि आप अडेप्टेबिलिटी रखते हैं, मान लीजिए कि पावर नहीं है, अडेप्टेबिलिटी है कि बिना एसी के आप रहेंगे, तो बढ़िया बात है। आपके पास आज गाड़ी नहीं है, अडेप्टेबिलिटी है, आप रह सकते हैं। आपको आज काम बहुत ज्यादा है और आपके 3 एम्प्लॉय आज ऑफिस नहीं आए हैं, अडेप्टेबिलिटी। एक है कि आप चिल्ला के गुस्सा करके उन एम्प्लॉयज को फायर कर दें दूसरे दिन, सारा कुछ करें, और एक अडेप्टेबिलिटी है कि आप मान के चलते हैं कि किसी दिन ऐसा एब्सेंटिज्म हो सकता है, मान के चलते हैं कि किसी दिन इतना ज्यादा वर्क हो सकता है, मान के चलते हैं कि किसी दिन मेरी तबीयत ऐसी हो सकती है। चेंज कहीं भी हो सकता है, चेंज आपके स्वास्थ्य में हो सकता है कि आपकी स्टेमिना इतनी थी, अब आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आज आप इतना टाइम नहीं दे पाए, आपका बैटरी जल्दी ड्रेन हो गया, अडेप्ट टू चेंज। तो ये सारी एडेप्टेबिलिटी उस पे आई। तो ये मैं बता रहा था आपको 11 ऐसे फैक्टर दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर वेलनेस। अब आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेइंग यंग एंड बीइंग ब्यूटीफुल। ये एंटी एजिंग की यदि व्याख्या करें तो मिला जुला के ये लाइन इसको एक तरीके से व्याख्या कर देता है। एंटी एजिंग, एजिंग इज अ नॉर्मल प्रोसेस, हर आदमी को एजिंग होना है, जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। एज निरंतर चलता रहेगा, घड़ी रुकनी नहीं है। जब आपने जन्म लिया था तब से लेके जब आप चले जाएंगे दुनिया से, तब तक घड़ी चलती रहेगी और कभी रुकेगी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं रुकेगी। एजिंग इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन हेल्दी एजिंग होनी चाहिए, अनहेल्दी एजिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब समय पे सब कुछ होना चाहिए, जिस समय बूढ़ा होना था उस समय बूढ़ा होना चाहिए, जितना बूढ़ा होना चाहिए था उतना बूढ़ा होना चाहिए, जिस समय जिस ऑर्गन का जैसा होना चाहिए, जितना बुढ़ापा जिस ऑर्गन में आना चाहिए उतना आना चाहिए। यदि मान लीजिए कि ये पहले ही आ रही है तो ये हुआ कि आप जो है एजिंग हो रहे हैं, वरना हेल्दी तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहे। तो यदि मान लीजिए किसी का बाल बहुत पहले ही सफेद हो गया, किसी का बाल बहुत पहले ही गिर गया, किसी का स्किन बहुत पहले ही रिंकल आ गया, किसी का किडनी बहुत पहले ही फेल हो गया, किसी को फैटी लीवर होके लीवर का तकलीफ हो गया, किसी को ऐसा हो गया, किसी की आंख की रोशनी बहुत पहले चली गई, किसी का ऐसा हो गया, तो ये सारा कुछ जो है ये आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एजिंग को कैसे चला रहे हैं। तो स्टेइंग यंग एंड बीइंग ब्यूटीफुल, ये दोनों उसके फैक्टर हैं। स्टेइंग यंग की यदि बात करें तो आप कितना युवा रह रहे हैं। युवा का मतलब सिर्फ कैसे दिख रहे हैं नहीं, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आपके ऑर्गन्स कितने युवा हैं, आप कितना सुंदर दिख रहे हैं। आपका बाल का सफेद होना भी सुंदरता से कनेक्टेड है, स्किन का रिंकल होना भी सुंदरता से कनेक्टेड है, ये सारा कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। स्टेइंग यंग बीइंग ब्यूटीफुल जो है एंटी एजिंग को दर्शा रहा है। द फूड दैट यू ईट प्लेज द की रोल। अब मैं पहला वाला पॉइंट पकड़ रहा हूं जो फैक्टर्स हमने गिनाए थे। जो खाना आप खाते हैं, जो भी कुछ आप ग्रहण करते हैं, उसका की रोल है, मुख्य भूमिका है आपके वेलनेस में। उसको थोड़ा सा समझें तो लेट फूड बी दाई मेडिसिन, फूड इज दाई मेडिसिन, ऐसा हिपोक्रेट्स ने कहा था। हिपोक्रेट्स कौन थे? तो ये फेमस एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन थे, जिनको पहला डॉक्टर ऐसा कह सकते हैं आप। तो इन्होंने ये लाइन कही थी और ये लाइन फेमस लाइन है जिसको कि अक्षरशः हर जगह पे सही माना गया उस समय से आज तक। तो फूड बी दाई मेडिसिन, आप वही हैं जो आप खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। तो जब फूड की बात करें तो क्या क्या होता है फूड में, जो भी हम खाते हैं, फल होते हैं जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, बहुत सारे फल होते हैं, तो फल हम खाते हैं। बहुत सारे ग्रीन्स हो सकते हैं, वेजीज हो सकते हैं, वेजिटेबल्स जिसको आप कहें। तो ये सारा कुछ जो है हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे वेलनेस का, हेल्थ का लेना देना है। बहुत सारे स्पाइसेस की बात करें जिसका डायरेक्ट वेलनेस से लेना देना है, और ये सारे स्पाइसेस हमारे किचन में होते हैं और हम उसको लेते रहते हैं। हर्ब्स की बात करें, जड़ी बूटी, बहुत सारा चीज जिसमें बहुत कुछ हो सकता है, ये जो है यू आर व्हाट यू ईट पे कनेक्टेड है।
एक्सट्रैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, हम एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे करते हैं या बिना सप्लीमेंट के भी हम बहुत सारे एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो है हमारे वेलनेस को बहुत हद तक डिफाइन करते हैं। ईटिंग हेल्दी हमारे वेलनेस को डिफाइन करता है। कोई चीज ईटिंग हेल्दी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा कैंपेन बहुत सालों से चला रही है जिसका नाम है ईट हेल्दी, ईट राइट कैंपेन, ईट राइट। तो ईटिंग हेल्दी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप एक ही चीज जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस हो सकता है, वो हेल्दी हो सकता है, लेकिन जिस फॉर्म में आप खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। जिस वक्त आप खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है, जिस क्वांटिटी में आप खा रहे हैं वो हेल्दी नहीं है। जिस फॉर्म का मतलब, मान लीजिए आप पनीर खा रहे हैं लेकिन पनीर पकौड़ा खा रहे हैं, आप चिकन खा रहे हैं, चिकन पौष्टिक है, चिकन न्यूट्रिशियस है, लेकिन चिकन को जिस तरीके से बनाया गया है और जितना तेल मसाले के साथ आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, जितना फ्राई करने के बाद, वो स्वस्थ नहीं है। तो क्या खा रहे हैं एक बात है, लेकिन ईट हेल्दी है क्या, हेल्दी ईटिंग है क्या, एंड ईटिंग राइट, ईट राइट है क्या। तो ईटिंग हेल्दी और ईट राइट को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो डेली जो आपका फाइबर इंटेक है वो कितना है, ये ईट हेल्दी का एक बड़ा एस्पेक्ट है। आप यदि सारा कुछ प्रोसेस्ड खा रहे हैं, चिकनाई वाली चीजें खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं, रिफाइंड फ्लोर ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं, रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, सब कुछ रिफाइंड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड ले रहे हैं, सबूत कुछ नहीं ले रहे, तो आपका फाइबर मिसिंग है। और फाइबर की मात्रा, अनुमोदित मात्रा आपको लेनी चाहिए हर दिन। फाइबर कहाँ से मिलेगा? रेशेदार सब्जियों में मिलेगा, पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, रेशे में मिलेगा, चोकर में मिलेगा, जितने भी फाइबर कंटेंट वाली चीजें हैं उसमें मिलेगा। लेकिन शायद हम टेस्ट के चक्कर में, शायद हम फास्ट फूड के चक्कर में, जल्दी खाने के चक्कर में, इंस्टेंट फूड के चक्कर में और स्वाद के चक्कर में ये सारा कुछ को प्रोसेस्ड कर दिया है, जंक कर दिया है और रेडी टू ईट वाला फूड कर दिया है, जिसमें ये सब चीज की मात्रा गायब है। तो डेली जो आपकी डाइटरी फाइबर है उसकी मात्रा अनुमोदित मात्रा से नीचे चली गई है, और वो आपके वेलनेस का बहुत बड़ा फैक्टर है। जो दूसरा फैक्टर है ईट राइट का, वो है ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट का इंटेक। हम जाने अनजाने में दिन भर ट्रांस फैट ले रहे होते हैं, जो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रही हैं सब में ट्रांस फैट है। आप जो कुछ भी तला हुआ भुना हुआ खा रहे हैं सब में ट्रांस फैट है। पिज्जा बर्गर जितना कुछ खा रहे हैं, अड़ा पाव, वड़ा पाव, समोसा, सारा कुछ में आपका ट्रांस फैट है। और जितने भी पैकेट वाली चीजें हैं जो कि तली हुई हैं इनडायरेक्टली, वो सारे के सारे ट्रांस फैट की मात्रा आप सबसे ज्यादा रख रहे हैं। नमकीन, फरसान सब शामिल है उसमें। दूसरा जो फैक्टर है, तीसरा, वो फैक्टर है शुगर इंटेक। आपका शुगर इंटेक कितना है? आप कहेंगे भले आपने 1 चम्मच कम लिया था शक्कर, और आपने चाय में भी शक्कर नहीं ली थी, लेकिन और कहाँ कहाँ पे शक्कर लिया था? शक्कर की मात्रा बहुत जगह पे है। यहाँ तक कि टोमेटो सॉस जो आपने लिया था उसमें भी शक्कर की मात्रा थी, बिस्किट खाया था उसमें भी शक्कर की मात्रा थी, आपने कोई ड्रिंक लिया था उसमें भी शक्कर की मात्रा थी। शक्कर की मात्रा छुपी हुई बहुत जगहों पे थी, और कहीं कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में थी। जैसे आपने कोई एरेटेड ड्रिंक ले लिया, कोई कोई कोला ले लिया, तो आपने उसमें जितना शक्कर ले लिया आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना शक्कर आपने ले लिया। कोई फल आपने खाया उसमें भी बहुत ज्यादा शक्कर मिल गया, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज्यादा था। तो शक्कर की मात्रा कितनी आपने ली, ये एक बात है। शक्कर ही नहीं, नमक की भी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक की मात्रा आपने कितनी ली? दिन भर में आपकी एक अनुमोदित नमक की मात्रा है, और वो शायद 5 ग्राम है। और 5 ग्राम से ज्यादा यदि आप नमक लेते हैं, तो आप जितनी सब्जी खाते हैं, सब्जी में जितनी नमक डली थी, उस नमक के हिसाब से देखा जाए तो 5 ग्राम का कोटा आपका ऑलरेडी पूरा हो गया था। उसके बाद आपने पापड़ खा लिया, आपने अचार खा लिया, बहुत सारे टेस्टी फूड खा लिए, नमकीन खा लिए, और जितने भी आपने फूड डिलीवरी ऐप वाले सामान खाए उसमें तो इनवेरिएबली नमक नमक ही था। और नमक सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट बर्ड है, इसलिए नमक को ज्यादा डाला जाता है आपको टेस्ट बर्ड देने के लिए। तो नमक हिडन होता है सब जगह पे। नमक एक बहुत बड़ा प्रिजर्वेटिव भी है, तो इसलिए रेडी जो फूड होते हैं, जो पैकेज्ड फूड होते हैं, उसमें नमक इनवेरिएबली ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे नमक का इस्तेमाल किया गया था। तो सॉल्ट इंटेक पे एक ध्यान की बात हुई। पानी का इंटेक, कि कितना पानी आप पीते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं पी देते, पूरा फ्लश तो नहीं कर देते अपना सोडियम पोटेशियम और सारे मिनरल्स को, या फिर बहुत कम तो नहीं पीते, पानी पीते ही नहीं है। तो पानी सोने की तरह ही कितना पिए इसकी एक मात्रा होगी।
बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं, बहुत कम पीने की जरूरत नहीं। कितना, ये कहीं नहीं कह सकते कि भाई 3 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर, ऐसा लिख नहीं सकते। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उस आदमी की डेंसिटी कितनी है, उसका पूरा का पूरा हाइट वेट कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है उस आदमी का, उस आदमी का जो रहने का जगह है वहां पे ह्यूमिडिटी कितनी है, वहां पे गर्मी कितनी है, वहां पे ठंडी कितनी है। आप ही गर्मी के दिन में ज्यादा पानी पीते हैं, जाड़ा के दिन में, ठंडी के दिन में आप कम पानी पीते हैं। तो मौसम, आपका वर्क, आप चुपचाप सोफा में बैठे हुए हैं तो पानी कम पिएंगे, और आप अभी साइकिल चला के आए हैं, दौड़ के भाग के आए हैं, तो आप पानी ज्यादा पिएंगे। तो आपकी एक्टिविटी, आपका तापमान अगल बगल का, आपका वर्क का स्टाइल, आप क्या खाए हैं, उसके हिसाब से भी पानी पे तो डिपेंड करेगा कि कुछ ऐसा चीज खाते हैं कि बार बार प्यास लगती है। तो आपका पानी का इंटेक बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन कितना, ये जो सफिशिएंट है वाटर इंटेक, ये होना चाहिए, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। ड्रिंक योर फूड, च्यू योर वाटर। आप जो है अपने फूड को इतना चबा चबा के, इतना बारीक करके खाएं कि अंत में यू फील लाइक ड्रिंकिंग, आप गप करके पानी जैसा पी रहे हैं। और अपने पानी को च्यू योर वाटर का मतलब हुआ कि आप जो है मुंह में फिरा फिरा के, चबा चबा के पानी को अंदर पिए, ताकि गट 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 आपने पानी नहीं पिया और वो हेल्दी ड्रिंकिंग हुआ। तो ये हुआ आपका पानी का तरीका। ईट राइट फॉर हेल्दी लिविंग में 4 चीजें हैं। एक है आप क्या खाते हैं, आप कब खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, और आप कितना खाते हैं। What you eat, when you eat, how you eat and how much you eat। ये चारों चीजें यदि परफेक्ट की गई तो ईट राइट हुआ। कितना खाते हैं, हाउ मच टू ईट के लिए ये तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है कि आपका जो अमाशय है, जो पेट है, उसकी जो साइज है वो आपके मुट्ठी के बराबर है। अब आपकी मुट्ठी कितनी भी बड़ी हो सकती है, महाबली खली की भी मुट्ठी होगी, आपकी भी मुट्ठी होगी। तो वो जो अमाशय का साइज है वो उसके हिसाब से, और वो 3 गुना स्ट्रेच हो सकता है। जब आप खाना खाएंगे तो वो एक लेवल पे स्ट्रेच होएगा। तो आपकी मुट्ठी भर का खाना उसमें जाना चाहिए, उससे थोड़ा ज्यादा खाना जाना चाहिए ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके। लेकिन मुट्ठी बराबर यदि अमाशय है, और यदि हम एक प्लेट इतना बड़ा लेके यदि खाते हैं, तो हमने अमाशय को टॉप टू बॉटम लोड कर दिया है, और वो डाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं है, डाइजेशन पे लोड है, और वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, और वो खाना फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा करेगा, और फाइनली वो नॉन हेल्दी हैबिट है, अनहेल्दी हैबिट है। तो इसलिए हम आगे बढ़े हैं और इसकी बात करें कि बॉडी एज एंड बायोलॉजिकल एज भी एक फैक्टर है। आपका खुद का जो एज है, जब आपने जन्म लिया था तब से जो एज चला आ रहा है आपके जन्म तिथि के हिसाब से, और जो आपका बायोलॉजिकल एज है जिसके हिसाब से आपकी कोशिकाएं, आपका बॉडी, आपका ऑर्गन्स एज हो रहा है, ये दोनों का तारतम्य भी आपके वेलनेस को डिफाइन करता है। यू आर व्हाट यू ईट, इसकी बात हम कर रहे थे। सो मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। केवल फूड चॉइस ही नहीं, हेल्दी ईटिंग के साथ साथ स्टे एक्टिव, स्लीप वेल, स्टे हैप्पी, डी स्ट्रेस। स्ट्रेस है तो डी स्ट्रेस के तरीके ढूंढें, साइकिलिंग करें, मनोरंजन करें, लोगों से बात करें, लोगों को मिलें, हंसें, अपने को व्यस्त रखें। व्यस्त रखें, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। आप कितना भी अकेले हो, कितना भी परेशान हो, कितना भी लोड में हो, फाइनेंशियल तकलीफ में हो, व्यस्त रहें, मस्त रहें। यदि आप व्यस्त हो गए, अपने आप को बिजी कर दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेस बहुत हद तक मैनेज हो गया है। ये बहुत अच्छा काम करता है। तो डी स्ट्रेस करने की जरूरत है व्यस्त होके। फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमने इतना सारा कुछ डिस्कस किया, उसको फॉलो करने की बात करें। अब सप्लीमेंट भी एक फैक्टर है जिसको कि आप यदि ऐड करें तो वेलनेस बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगा, वेलनेस को आप बहुत हद तक ग्रिप में ले सकते हैं। एंड व्हाई सप्लीमेंट फॉर प्रिवेंशन एंड केयर। सप्लीमेंट की क्यों जरूरत होती है प्रिवेंशन और केयर में? ये प्रोएक्टिव है। सप्लीमेंट प्रोएक्टिव काम करता है कि आप पहले से सप्लीमेंट ले रहे हैं कि हमको ये बीमारी ना हो। आपको ये बीमारी है तो आप पहले से सप्लीमेंट ले रहे हैं कि बीमारी या तो रिवर्स हो जाए या उस तरीके के लेवल में ना जाए जिससे कि हमको सफर करना पड़े। तो सप्लीमेंट प्रिवेंशन और केयर के लिए चाहिए। क्यों चाहिए? बहुत सारे रीजन है। आज के समय में जो हम खाद्य खा रहे हैं उसके अंदर पोषण नहीं है, क्योंकि सॉइल डिप्लेशन हुआ है, मिट्टी में पोषण की कमी है।
बहुत सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की वजह से वो पोषण और वो क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है, ताकि सप्लीमेंट्री तरीके से, पूरक तरीके से आप ले सकें। आपका टॉक्सिन और केमिकल रेसिड्यू जो है, जो आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, अनाज में, हर चीज में है, उसके लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है, ताकि आप उसको फाइट कर सकें और उसकी कमी को पूरा कर सकें। आपका स्ट्रेस और एंजाइटी जो है, जो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी सप्लीमेंट की जरूरत है, ताकि आप कंट्रोल में आए। EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आपका सेडेंट्री जीवन है जो आराम तलबी के हिसाब से हम रह रहे हैं, वर्कआउट नीड भी सप्लीमेंट की जरूरत कराता है। वर्कआउट नीड का मतलब कि देखिए, जो डोले शोले बना रहा है, जो जिम जा रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इतने बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे लेके आता है, वो अलग अलग तरीके के सप्लीमेंट्स लेके आता है। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट जरूरी है उस वर्कआउट नीड के लिए, उस एक्सरसाइजिंग नीड के लिए। प्रिवेंशन एंड डिजीज केयर के लिए भी सप्लीमेंट जरूरी है। यदि आपको कोई बीमारी है, उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं, कोई बीमारी है उसको बिगड़ने नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है। प्रिवेंशन के लिए जरूरी है, कोई बीमारी हो ही ना। ग्रोथ और एनर्जी के लिए भी ये जरूरी है सप्लीमेंट। एंटी एजिंग के लिए जरूरी है। हेल्दी एजिंग के लिए भी सप्लीमेंट जरूरी है, जिसकी चर्चा हमने डिटेल में की एजिंग पे, स्टेइंग यंग, बीइंग ब्यूटीफुल। तो सप्लीमेंट की इतनी सारी बातें हमने की। फूड इज दाई मेडिसिन तो है, लेकिन सारे के सारे सप्लीमेंट शायद उन्हीं फूड से बनाए जाते हैं। जो फूड होते हैं उन्हीं से ये सप्लीमेंट पैदा किए जाते हैं। क्योंकि सप्लीमेंट का मतलब हुआ कि फूड को आप उतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं, तो सप्लीमेंट के तौर पे आप ग्रहण कर सकते हैं, ताकि वो फूड की जो जो शरीर की अनुमोदित मात्रा थी, जो RDA था, वो आप ले सकें। और इसीलिए सप्लीमेंट एक्सट्रैक्ट के तौर पे होता है। एक्सट्रैक्ट की बात करें तो क्या होगा, तो जैसे मैंने आपके सामने लहसुन रखा है, तो गार्लिक का एक्सट्रैक्ट जो होगा उसको हम एलिसिन कहते हैं। गार्लिक के अंदर, लहसुन के अंदर का वो पदार्थ जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, औषधीय गुण है, उसको एलिसिन कहा जाएगा। और इसीलिए आपके पास एलिसिन मेडिसिन या सप्लीमेंट के तौर पे लिया जा सकता है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है एक पूरा का पूरा लहसुन का बल्ब लें, उसमें एक 20-25 क्लोव हैं लहसुन के, वो खाएं, या फिर आप जो है एक 500 mg का एक कैप्सूल ले लें, सॉफ्ट जेल ले लें, गार्लाइट टाइप की कोई चीज ले लें, जो आपके पूरे एक बड़े लहसुन के बल्ब के गुच्छे के बराबर है। तो यदि एक गुच्छा पूरा आप खा जाएं, तो आपके पास जो सल्फर का इंटेक आएगा, जो जलन होगी, जो बदबू आएगा आपके दांत से, मुंह से, सॉरी, ये सारा का सारा डिस्कंफर्ट देगा आपको, और आपको ये इस बात पे मजबूर करेगा कि दोबारा गलती से आप ये ना खाएं। एक बार गलती कर ली तो कर ली। लेकिन यदि आप एलिसिन लेते हैं, या आप इस तरीके से गार्लाइट जैसी चीजें लेते हैं, तो क्या हुआ, आपने वो पूरा का पूरा मात्रा लिया, मेडिसिनल तरीके से लिया, नेचुरल फॉर्म में लिया, और आपको किसी तरीके का कोई इनकन्वीनियंस नहीं हुआ, कोई बैड ओडर नहीं हुआ, किसी तरीके का बैड ब्रेथ नहीं हुआ। तो ये है एलिसिन से, सॉरी, एक्सट्रैक्ट का मतलब। जिंजर एक अच्छा खासा औषधीय गुण वाला चीज है, बट जिंजर के अंदर, उस अदरक के अंदर जिंजरॉल है, जिसके अंदर औषधीय गुण है। तो ये हुआ। उसी तरीके से आप यदि गेंदा का फूल का बात करें, मेरीगोल्ड, उसके अंदर ल्यूटेन मिलेगा, आपको जियाजेंथिन मिलेगा। और यही ल्यूटेन और जियाजेंथिन आपके आंखों के लिए, आपके रेटिना के लिए, और आपके ड्राई आई सिंड्रोम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। और आपके पास आई केयर जैसे प्रोडक्ट्स होंगे जो आपको ल्यूटीन और जियाजेंथिन के लोड से बने हैं। तो आपको कोई इतने सारे गेंदा का फूल लेके उसको चबा के खाने की जरूरत नहीं है। यू आर जस्ट टेकिंग वन कैप्सूल एंड टैबलेट एंड यू आर फाइन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज, आप उस चीजों में से एक्सट्रैक्ट निकाल पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई वी से यू आर व्हाट यू ईट एंड द फूड इज दाई मेडिसिन। जामुन से इसी तरीके से आपके पास फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे, फ्लेवोनॉइड्स मिलेंगे, कैरोटेनॉइड्स मिलेंगे। उसी तरीके से गार्सिनिया कैम्बोजिया, जिसको कि वंडर फ्रूट माना जाता है, वेट लॉस के लिए, टमी लॉस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, तो हाइड्रोक्सिट्रिक एसिड होता है, जिसको HCA कहते हैं। ड्रमस्टिक, जिसको हम मोरिंगा कहते हैं, सहजन कहते हैं, आप बहुत सारे स्टेट में अलग अलग चीज कहते हैं। इस ड्रमस्टिक में मोरिंगा नाम का एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल चीज आप निकाल के ले सकते हैं। टर्मरिक के अंदर करक्यूमिन होगा। 100 ग्राम टर्मरिक में तकरीबन 3.5-4 ग्राम आपको अच्छा करक्यूमिन मिल सकेगा। ग्रीन कॉफी, कॉफी जो अभी पका नहीं है, ग्रीन कॉफी सीड,
उसमें से आपको क्लोरोजेनिक एसिड मिलेगा जिसको CGA कहते हैं। वाइल्ड बेरीज की बात करें तो भर भर के उसमें आपको फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 मिलेगा, ओमेगा 6 मिलेगा। सो फ्रॉम वेलनेस पर्सपेक्टिव यदि देखा जाए तो हमने आज वेलनेस को डिटेल में समझने की कोशिश की और बहुत सारे एस्पेक्ट्स वेलनेस के समझे। वैसे फैक्टर्स की बात की जो वेलनेस को डिटरमाइन करते हैं, और हमने आज 11 ऐसे टॉप फैक्टर्स की चर्चा की। तो फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, अब आप कहेंगे कि मैं इल तो हूं नहीं, मैं सिक तो हूं नहीं, तो मुझे तो मैं ऑलरेडी वेल हूं। बट आज का जो हमने जो दायरा समझा उसके हिसाब से जब आप एक बार लुक बैक करेंगे तो आपको इस लाइन पे बहुत ज्यादा सहमति आएगी, और वो लाइन ये है कि फ्रॉम इलनेस लेट अस मूव टुवर्ड्स वेलनेस, बिकॉज वी ऑल आर इन इलनेस समहाउ, समवॉट मोर और समवॉट लेस। तो हम यहां से वेलनेस की तरफ बढ़ें, और इन सारी चीजों को यदि हम अपने तरीके से आत्मसात करें और उसको यूज करने की कोशिश करें तो ये कर पाएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।